गुड मॉर्निंग सभी को मेरा सुप्रभात। कल कुछ टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कूलॉम्स लॉ पर, उसके बेसिक्स को हम लोगों ने समझा। आज उन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पहले हम कूलॉम्स लॉ को एक बार फिर से समझेंगे कि बेसिकली कूलॉम्स लॉ कहता क्या है और क्या क्या चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाई थी या फिर बताया था आपको, और उन चीज़ों को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पर चलते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ हिंदी में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी से इकट्ठा की थी। इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन यानी हिंदी में परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज force of attraction between two like or unlike charges is directly proportional to the product of their charge, and it is inversely proportional to the square of the distance between the charge, कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से कहूंगा, कूलॉम्स लॉ के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देना ही पड़ता है। बिना मैथमेटिक्स के प्रूफ हम किसी चीज को प्रूफ नहीं मानते, तो एक मैथमेटिकल लैंग्वेज लेकर के हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहीं पे ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू चार्ज। पहला हमने कंसीडर कर लिया Q1 और दूसरा हमने कंसीडर कर लिया Q2। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी रखी? R, है ना? R is the distance between the charges. So the force of attraction or repulsion, अगर पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन होगा डेफिनेटली, बिकॉज like charges always repel to each other। तो ये पॉजिटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कितना अट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्शन होगा, विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। सो F is directly proportional to the product of their charge and it is inversely proportional to the square of a distance between the charge. So in this way, अब combining above we get समीकरण 1, 2 को मिला करके लिखने पर, so this will become F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक, अब कहीं पर भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा होता है तो हम उसको जो है एक कांस्टेंट से हटाते हैं। ठीक है ना? तो कांस्टेंट से जब इसको हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? आइए जरा देखते हैं ऊपर पर लिख करके इसको, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा। सो F is directly proportional to
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर। सो अब K की जो वैल्यू होती है वेयर, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, जहाँ वेयर K इज अ कांस्टेंट, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 into 10 की पावर 9, और इसका जो वैल्यू लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको पुट करेंगे। सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये हमारा कूलॉम्स लॉ कहलाता है। आगे चलते हैं, एक टॉपिक हमने और किया था इसमें। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती हुई है वो है जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते क्या है, इसको जानना जरूरी है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैधशीलता। निर्वात की वैधशीलता मतलब क्या? निर्वात मतलब जहां पर हवा बिल्कुल भी ना हो, केवल आपका क्या मौजूद हो, वैक्यूम समझते हैं, हवा बिल्कुल भी मौजूद ना हो, तो निर्वात की वैधशीलता है। ठीक है, स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 8.85 into 10 की पावर -12, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी डायमेंशन फार्मूला dF मींस डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, यही से आप निकाल लीजिए a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन फोर्स के लिखते हैं mlt - 2 लिखते हैं, और मीटर के क्या लिखते हैं l स्क्वायर लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा m - 1 l - 3 a स्क्वायर और t की पावर 4। So this is the dimension formula of permittivity of free space. So in this way we can calculate the value of epsilon naught, यानी निर्वात की वैधशीलता। ये था आपका टॉपिक उस दिन का। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को समझते हुए थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पूरी तरह समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट भी रहता है आपको तो प्लीज मुझे टेक्स्ट मैसेज करें आप YouTube पे, आपको उसका जवाब मिलेगा। आइए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं आज के लिए जो कि हमारे बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण जब मल्टीपल चार्जेस किसी एक चार्जेस पर फोर्स इंपैक्ट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन, है ना। When two or more charges is acted upon a single charge, that is called superposition। आइए जरा इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी चीज आप और क्लियर कर लें। दो चीजें बताता हूँ आपको, उसके बाद से चलते हैं। सोर्स चार्ज और दूसरा आपका टेस्ट चार्ज। What is the difference between source charge and test charge? Source charge denoted by Q and test charge denoted by Q naught. Source charge denoted by Q and test charge denoted by Q naught. Q का मतलब this charge is able to generate the electric field around it, जबकि टेस्ट चार्ज आपका क्या है? एक कल्पना है, एक assumption है, इसका कोई मैग्नीट्यूड आपका नहीं होता है। टेस्ट चार्ज मतलब इसकी कोई मैग्नीट्यूड आपका नो मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम लोग कहते हैं, कभी कोई मैथमेटिकल टर्म में हमें कहते हैं कि जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर कोई
साइन, जहां पर कोई साइन है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं प्लस, और जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां क्या कंसीडर करते हैं 1 कंसीडर करते हैं। वैसे ही जहां पर कोई चार्ज नहीं था वहां क्या कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज में ये डिफरेंस आता है। सोर्स चार्ज का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज केवल क्या होता है, इसका कोई मैग्नीट्यूड आपका नहीं होता है, ये केवल क्या है एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है ना, असम्पशन कह सकते हैं केवल आपका, इसका कोई मैग्नीट्यूड आपका नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू बेसिकली it is used to test the electric field। इसका यूज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने में किया जाता है। तो आइए इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। आइए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज आपको उम्मीद समझ में आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए कुछ जैसे लेट अस कंसीडर एक यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यहां पर a number of charge is distributed। suppose this is q1, this is q2 and this is q3, this is q4, this is q5 और ये मान लेते हैं nth number of, let us consider a n number of charge distributed over a surface, ठीक है ना। let us consider n number of charge distributed over a surface। अब जाहिर सी बात है कि ये पर चार्ज, इस पर ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, लेट अस कंसीडर कि सारे क्या है पॉजिटिव ही है, सारे क्या है पॉजिटिव है। अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव है तो थोड़ा सा इसको और स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं जिससे हमारा चीजें सही हो जाए। चलिए ये q1 ले लेते हैं, q2 ले लेते हैं और ये q3 ले लेते हैं और ये qn ले लेते हैं, qn ले लेते हैं। अब चलिए जरा समझते हैं इसको। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब पॉजिटिव है, डायरेक्शन हमेशा कहां की तरफ, बाहर की तरफ होगी, सो दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक। अब ये q2 पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, एकदम ये एरो इसके साथ ही जाना चाहिए, ये एरो भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये मान लेते कितना है F2। और ये q3 पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये मान लीजिए फोर्स कितना होगा F3। और ये nth नंबर ऑफ चार्ज, ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ये मान लीजिए कितना होगा आपका Fn हो गया, ठीक। सो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं सुपरपोजिशन में, जब एक नंबर ऑफ चार्ज या मल्टीपल ऑफ चार्ज इज एक्टेड अपॉन अ टेस्ट चार्ज, है ना, द सम ऑफ होल फोर्सेस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो आइए थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेते हैं। जैसे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स या रिजल्टिंग फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना रिजल्टिंग फोर्स हमारा वर्क कर रहा है। आइए समझते हैं। लेट अस कंसीडर F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F1 F2 F3 डॉट 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 कितना होगा Fn। अब इनकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी यहां से तक, हम वो डिस्टेंस लेते हैं R1, ये डिस्टेंस लेते हैं R2, ये डिस्टेंस लेते हैं R3, ठीक है। और ये आपकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, Rn डिस्टेंस हो जाएगी चार्ज, ठीक है। ये nth चार्ज है, इसके लिए क्या ले लेंगे Rn, ये थर्ड चार्ज है, इसके लिए क्या ले लेंगे फिर R3, इस तरह करके। चलिए अब एक एक चीज को कैलकुलेट करते हैं। पहले F1 कितना होगा यहाँ पर, F1 इज इक्वल्स टू K सुबह में आप कीजिए कूलॉम्स लॉ का K, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है आपका। ये कितना हो जाएगा Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, होगा ऐसा। दूसरा कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, और F3 कितना हो जाएगा K Q3 Q0 अपॉन R3 स्क्वायर। इसी तरह nth फोर्स कितना होगा, Fn is equals to K Q1 Q0 अपॉन कितना हो जाएगा Rn स्क्वायर। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4। इस तरह sum all the forces between these test charges। तो सारे फोर्सेस को जब हम रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, K कांस्टेंट बाहर कर लीजिए आप यहाँ पर,
या के को साथ में रखिए अभी, के Q1 Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर प्लस के Q2 Q नॉट अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के Qn Q नॉट अपॉन Rn का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहिए तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, के Q नॉट आप कॉमन कर लीजिए या आप कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन कितना हो जाएगा Rn स्क्वायर। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसको एक और शॉर्ट फॉर्म यहां से दे सकते हैं आप इस तरह से, यहां समझिए कि F इज इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन Q नॉट, के Q नॉट इज इक्वल्स टू समेशन I बराबर 1 टू n Q1 अपॉन Qi अपॉन Ri का स्क्वायर। सो ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि when a multiple of charges is act upon a body या act upon a test charge, है ना, the resulting force is known as superposition। ठीक है ना, the resulting force is known as superposition। So in this way we can calculate the effect of total force upon a test charge। इस पॉइंट का आपको कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। छोटी मोटी चीजें थी, थोड़ी सी चीजें थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वार्क के लिए बात करते हैं। क्वार्क होता क्या है और क्वार्क आया कहां से, और दो तीन चीजें जो लोगों से जानने को मिलती हैं वो चीजें समझते हैं क्वार्क के बारे में। क्वार्क बेसिकली क्वार्क की बात करते हैं। क्वार्क को हिंदी में भी क्वार्क बोलेंगे और इंग्लिश में भी क्वार्क ही बोलेंगे। तो आखिर ये क्वार्क होता क्या है, ये जानना बेहद हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये क्वार्क आपको कहलाता है, a quark is defined as the partial part of the charge। partial part of the charge, a quark is defined as the partial part of the charge। किसी भी चार्ज का जो पार्शियल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, क्वार्क कहलाता है। होता क्या है समझते हैं थोड़ा सा बेसिकली। इनटू द 19th century जॉन डाल्टन, थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। इनटू द 19th century जॉन डाल्टन ने ये बताया कि एटम आर इनडिस्टिंग्विशिबल, यानी एटम को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। उनकी थ्योरी यही थी कि एटम अगर इतना बड़ा है, एटम सबसे पहले एटम समझ लें कि एटम क्या होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। इट इज द smallest unit of the crystal। It is the smallest unit of the crystal। तो जॉन डाल्टन साहब ने यही कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, इसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन at the end of 19th century, at the beginning of 20th century, मतलब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में कुछ साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने कहा नहीं, एटम आर डिस्टिंग्विशिबल, यानी एटम को और ज्यादा छोटा किया जा सकता है। तो लोगों ने पूछा भाई छोटा तो किया जा सकता है, तो कैसे छोटा किया जा सकता है? तो ये देखिए, उन्होंने एक एटम बताया और उसको तीन पार्ट में तोड़ा। ठीक, पहले पार्ट में उन्होंने कहा प्रोटॉन, दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, और तीसरे पार्ट में उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इनका जो मासेस होता है, इनका जो चार्ज होता है, ये सब पॉजिटिव चार्ज थे या नेगेटिव चार्ज थे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कितना चार्ज था, 1 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर कितना पॉजिटिव में इतना, और इस पर नेगेटिव 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इस पर कोई नहीं। इसका मास भी था आपका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और इसका कितना था 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सो दिस इज द पार्टिकल है। तो पार्टिकल के अंदर क्या होता है, मास तो होंगे, तो ये उनके मास होगा और ये उनका, तो मास के लिए हम लिख लेते हैं pm, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको लिखते हैं चार्ज को pc, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए ec
और इसके लिए Em मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेकिन न्यूट्रॉन चार्ज तो है, चार्ज तो ट्रिपल न्यूट्रॉन के साथ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास तो था ही था। तो इसका मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 1.67 × 10⁻28 किलोग्राम। सो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो अभी कहानी आगे बढ़ती है थोड़ी सी। तो जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि भाई एटम आर इंडिस्टिंग्विशिबल, इसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जाता, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट आपका होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। बट 20th सेंचुरी आते आते लोगों ने ये बता दिया कि एटम को तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने क्या जवाब दिया इसको 3 भागों में तोड़ा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो आती है बात कि ये क्वार्क कहां से आए, क्वार्क कहां से आए? तो जैसा इसकी डिफिनेशन लिखा है, अ क्वार्क इज डिफाइंड एज द पार्शियल पार्ट ऑफ द चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन का पार्शियल पार्ट होता है, और इसकी जो वैल्यू ली जाती है ये प्लस माइनस आपका होता है 2/3 e, यानी किसी भी। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि हमारा जो चार्ज होता है, कभी भी कंसीडर करिए तो चार्ज को आप 1.6 नहीं 1. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब दो लोगों में बांटना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक को हम 1.2 दे दे, एक को हम 0.2 दे दे और दूसरे को 0.8 दे दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, चार्ज कभी भी इस फॉर्म में आपका नहीं जाता। तो उस हिसाब से जो आपका बच जाता है मसला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। क्वार्क 2/3 e या फिर प्लस माइनस 1/3 e। सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्वार्क। बेसिकली क्वार्क को थोड़ा सा और समझेंगे। क्वार्क हमारे देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क, जो हमारे बीच है वो 6 टाइप ऑफ क्वार्क हमारे बीच आपको मिलेंगे, या जो हम लोग जानते हैं क्वार्क, टाइप्स ऑफ क्वार्क, टाइप्स ऑफ क्वार्क, टाइप्स ऑफ क्वार्क की बात करें तो सबसे पहले टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप बॉटम स्ट्रेंज। एक मिनट आप ले लीजिए। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और ब्यूटी क्वार्क। These are the 6 type of quark we have right now. ठीक है ना? तो this is a partial part of the charge, जिसको हम लोग क्वार्क के नाम से जानते हैं। क्वार्क की जो वैल्यू आपकी होती है ये प्लस माइनस 2/3 e और प्लस माइनस 1/3 e होती है। इन सब की वैल्यू अलग। अच्छा, अब आती है बात क्वार्क का यूज कहाँ होता है। बेसिकली क्वार्क का जो यूज आपका होता है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलते हैं, दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन, दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलते हैं, और जब एक डाउन क्वार्क और 2 अप क्वार्क मिलते हैं तो बनाते हैं प्रोटॉन। अब समझ में आया होगा कि भाई क्वार्क का खेल क्या है। ठीक है ना? सो इस तरह से हम लोग क्वार्क को भी समझ सकते हैं आखिर में क्वार्क होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर किसी को भी कोई डाउट हो या समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे एक मैसेज जरूर करें, और अपने क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें उसमें कि हाँ आपका क्वेश्चन क्या है। मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। Thank you.